Morning class 8. This is the part 2 of that chapter, second chapter that we have been reading. उसमें पहले वीडियो में मैं आपको कवर कर रहा था अमेरिकन रिवोल्यूशन कि व्हाट वर द काउजेस, कहाँ पे था, कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ कैसे था ये, एंड हाउ इट इम्पैक्टेड द वर्ल्ड. उसमें दो चीज़, ये रिवोल्यूशन के पीछे जो कॉज है उसमें दो चीज़ और है. उस टाइम में कुछ राइटर्स भी हुए जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया कि सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए, लोगों पे दूसरों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की. तो उन राइटर्स का भी, थॉमस जेफरसन और भी राइटर्स हैं आप इसमें देखेंगे, उनका एक बड़ा रोल है पब्लिक को अवेकन करने में, जगाने में. और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अमेरिका का भी बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे फ्रांस में ईफिल टावर है, इंडिया में आपको ताजमहल है, हुमायूं टूम है, लाल किला है, वैसे आप अमेरिका में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैचू है जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये एक्चुअली में एक ग्रीक गॉडेस है इनका, उसका ग्रीक गॉडेस है या रोमन गॉडेस है, सॉरी, रोमन देवी देवता, पुरानी जो देवी है, इसको कहा जाता है रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की देवी इनकी है. तो एक्चुअली फ्रांस ने, क्योंकि अमेरिका को हेल्प किया था, तो फ्रांस ने एक बहुत बड़ा सा स्टैचू अमेरिका को गिफ्ट किया. और वो आप देखेंगे ऐसा लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है उसमें, आपके फ़ोटो में भी है. बहुत ही, इट इज़ द मोस्ट फेमस स्टैचू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इट इज़ कॉल्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी. तो ये इट वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू अमेरिका. तो ये दो चीज़ उसमें है कि उस रिवॉल्यूशन में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स का, जो राइटर्स थे, जो फिलोसफर थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है. और ये एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ से आ गया? तो इट वॉज नॉट मेड बाय America, it was gifted to America by France. Let's come to second part of this chapter, that is the French Revolution. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोड़ा सा अमेरिकन रिवॉल्यूशन से अलग है. अमेरिकन रिवॉल्यूशन में देखिए, ये इन दोनों ने मिलकर हमारे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है. अमेरिका से न्यू आइडियाज़ आया. अभी देखा हम लोगों ने, एक नया कंट्री बना, लेकिन डेमोक्रेसी का आइडिया आया, रिपब्लिक का आइडिया आया, ये दो आइडिया आया, प्लस बिल ऑफ राइट्स में इंडिविजुअल राइट्स का आया. तीन चीज़ अमेरिका में बिल्कुल अमेरिकन रिवॉल्यूशन से नई नई चीज़ मिली हमको, मॉडर्न वर्ल्ड को. एक डेमोक्रेसी, नंबर 2 आपका रिपब्लिक, हेड ये होगा, पब्लिक का से होगा, हेड होगा. नंबर नेशन स्टेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया कि रीजनल से आप लोग ऊपर उठने लगे. और उसके बाद चौथा आपको आया था बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स मतलब कि लोगों को इंडिविजुअल राइट्स होगा, इक्वलिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, ये सब था. ये 3-4 चीज़ें वहाँ से, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरी दुनिया ने ये सब यहाँ से बोरो किया. तो ये जो आया है, ऑब्वियसली अमेरिका में जो हुआ, ये सब अमेरिका में हुआ, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हुआ, जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में हुआ. तो इसका इम्पैक्ट फ्रांस में भी पड़ा. इससे नो डाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज टू सम एक्सटेंट इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन रिवॉल्यूशन. सारी चीज़ नहीं थी, वहाँ पे इंपेरियलिस्टिक पावर था, एक बाहर की कंट्री थी. यहाँ पे बाहर की कंट्री नहीं थी. फ्रांस खुद अपने आप में एक इंपेरियलिस्टिक पावर था. फ्रांस का खुद कॉलोनीज था दूसरे जगह, और फ्रांस अमेरिका में इन्वॉल्व हुआ था खुद. मतलब फ्रांस अमेरिका में इतना इन्वॉल्व हुआ था लड़ाई में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, कि खुद बैंकरप्सी की तरफ चला गया था, खुद उसका खजाना खाली हो गया था. तो थोड़ा सा अलग है सिस्टम. जब ये जो लेके आ रहे हैं, ये दोनों मिलाकर जो सिस्टम लेके आ रहे हैं, वो मॉडर्न वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है. इसीलिए दोनों को पढ़ना जरूरी है. यहाँ पे क्या दिक्कत थी, हम लोगों ने यूरोप में सोसाइटी पढ़ा है, फ्यूडल सोसाइटी ऐसा था, ऊपर में किंग होता था, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, नाइट्स होते थे. यहाँ पे जो सोसाइटी है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट. स्टेट मतलब होता है लैंड इन द प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बड़ा बड़ा, जिसको आप ज़मींदार बोलते हैं. हमारे एरिया में भी स्टेट होता था. अब इसमें अररिया में भी पता नहीं, महमदिया स्टेट, और शायद वो गैड़ा स्टेट, आई डू नॉट नो द नेम्स ऑफ मेनी स्टेट, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स. तो ये पूरा एरिया होता था, रेवेन्यू कलेक्शन का होता था, उसके अंडर में वो उनका टैक्स कलेक्शन होता था, उसका कुछ पार्ट किंग को जाता था. इस तरह से ये सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन थर्ड स्टेट. ये थे कॉमनर्स, ये थे आम लोग, इसमें आ जाते थे पीजेंट्स आ जाते थे, वर्किंग पीपल आ जाते थे, फैक्ट्री वर्किंग पीपल आ जाते थे, डॉक्टर्स आ जाते थे, मेसन्स आ जाते थे, ये सारे लोग इसमें आ जाते थे, ये कॉमनर्स. ये आपका था, यहाँ पे किंग था,
और ये आपका था जो प्रीस्ट क्लास बोलते हैं, या इसको क्लर्जी बोलते हैं, क्लर्जी भी बोलते हैं, ये होता था। और इसमें जो सेकंड स्टेट में आपके आते थे, ये नॉबिलिटी आते थे, नॉबल्स जो होते थे, जी हुजूर, जो राजा के और क्लर्जी के हाँ में हाँ लगाते थे। और थर्ड स्टेट हो जाता था कॉमन पीपल। तो ये दोनों स्टेट जो था, ये दोनों स्टेट ऊपर का फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप विद द किंग, दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। लग्जरी मतलब होता है जब भी कोई चीज़ बियॉन्ड योर नीड चली जाती है, इट इज़ लग्जरी। खाने से पेट भर जाता है लेकिन हर दिन मटन खा रहे हैं, दैट इज़ लग्जरी। मतलब इतना भी नहीं ज़रूरत है हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जितना हमको हर वक्त एसी में बैठे हुए हैं, एक रूम की ज़रूरत है, 10 रूम रखे हुए हैं हम, तो दैट इज़ कॉल्ड लग्जरी। तो ये दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी बियॉन्ड नीड से भी बहुत ज़्यादा इनके पास था। और ये लग्जरी का पैसा कहाँ से आता था इनका? ये सब आता था स्टेट कॉफर से, जो सरकारी खजाना था उससे पैसा निकालते थे ये लोग। और दे लिव द लाइफ ऑफ, जैसे आप मॉडर्न डे में देख लें, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को देख लें, इन चीज़ों को देख लें कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, लेकिन पीपल आर लिविंग इन द रिच्ड कंडीशंस, लेकिन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, आप हाल देख लीजिए, महलों में रहते हैं। तो वेयर आर दे ब्रिंगिंग दैट मनी फ्रॉम? किनका पैसा है वो? टैक्स कलेक्शन का, स्टेट का पैसा है वो। तो ऐसे ही हालात थे। स्टेट के जो खजाना है उसको खाली करके किंग, प्रीस्ट, क्लर्जी क्लास जो उनका उलमा होता था, और जो नॉबल्स होते थे, ये सब मिल के अय्याशी करते थे। लग्जरी एंड वेरी कंफर्टेबल लाइफ। इसका क्या हाल था? दे वर लिविंग इन रिच्ड कंडीशंस, पैथेटिक कंडीशन, बुरा हाल था बेचारे को। मतलब एक टाइम में फ्रांस में, उसके बाद पड़ गया आपको भूखमरी हो गई, भूखमरी पड़ गई, फेमीन आ गया, मतलब लोग भूख से मरने लगे। ये कंडीशन ऐसा हो गया था इनका कि व्हेन दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, ये भूख से मर रहे थे। अब देखिए, एक ही समाज में था, एक ही जगह के लोग थे, कॉलोनियल पावर नहीं था, ये खुद कॉलोनियल पावर था बहुत बड़ा। राजा खुद बहुत अय्याशी करता था, राजा जो था किंग लुइस 16, उसकी वाइफ जो थी मैरी, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे। एंड दे वर हाईली इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब होता है ना, जैसे हम लोगों के पास खाने का है लेकिन हमारे पास कोई गरीब आदमी आ गया तो हम लोगों को थोड़ा अफसोस हो जाता है कि चलो थोड़ा इसको भी दे देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा बहुत ये हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और अपना शर्ट खोल के दे दिया, अपना पैसा निकाल के ला के दे दिया, अपनी ज़रूरत को कट कर दिया, साथ में बैठा के खिला लिया। ये इंसानियत होती है, लेकिन ये इंसानियत भी इनके अंदर ख़त्म हो गई। इनसेंसिटिव लोग जाते थे इनसे मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए, ब्रेड मांगने के लिए, तो ये उनका मजाक उड़ाते थे। इसकी क्वीन का फेमस स्टेटमेंट है, जब लोगों ने बोला कि क्वीन दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, तो क्वीन ने जोकिंगली कहा कि व्हेन दे डू नॉट हैव द ब्रेड टू ईट व्हाई डोंट दे ईट केक, केक क्यों नहीं खाते हैं वो, केक खा लें। तो इस तरह से मजाक उड़ाते थे, इनसेंसिटिव थे, ना तो हेल्प करते थे, दूसरा जो उनसे मांगने जाता था उसका मजाक उड़ाते थे। तो इस क्लास को परेशान करते थे। एट द कॉस्ट ऑफ दिस क्लास, एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ दिस क्लास, दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी। ये पूरी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते थे ये लोग। तो ये फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में ये क्लास अपने आप को हमेशा कैसा महसूस करता था? दबा हुआ महसूस करता था। तो इस क्लास में हंगर भी था, इस क्लास में हंगर है, इस क्लास में पॉवर्टी है, गरीबी है, भूखमरी है, फेमीन है, और इस क्लास में लग्जरियस लाइफ है। और इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब होता है कॉस्ट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, अपने आप ही इन्फ्लेशन है, आप देख रहे हो। तो इन्फ्लेशन है। और उसके बाद है अमेरिकन रिवॉल्यूशन को इन्होंने थोड़ा देखा था ध्यान से, क्योंकि इनका कंट्री फ्रांस वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अमेरिका। दे वर हेल्पिंग द कॉलोनीज देयर। वहाँ पे वो कॉलोनीज को हेल्प कर रहे थे ब्रिटेन के अगेंस्ट में। तो सम हाउ दे वर गेटिंग द न्यूज़, दिस कॉमनर्स वर गेटिंग द न्यूज़। तो इनके अंदर में एक बेचैनी आई। प्लस अमेरिका में, इसमें फ्रांस में कुछ राइटर्स हुए, कुछ फिलोसफर्स हुए। इसमें दो नाम बहुत फेमस है, वोल्टायर और रूसो। आप इसको नेट पर सर्च करेंगे, इसके बाद बहुत फेमस कोट है इनके, वोल्टायर का एंड रूसो का। ये और भी कई लोग हुए, ये दोनों काफ़ी फेमस है, इनके बारे में लोग जानते हैं, इंडियंस भी काफ़ी जानते हैं। और आप नेट पे देखेंगे तो हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में काफ़ी मटेरियल्स इन पे अवेलेबल है। वोल्टायर पे कोट्स अवेलेबल हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे,
और अलग अलग जगह पे। तो ये वोल्टायर और ये जो आपके रूसो थे, इन्होंने फ्रीडम की बात की, इन्होंने आज़ादी की बात की, पर्सनल फ्रीडम की बात की। तो इन्होंने ये अय्याशी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट किया और कहा कि फ्रांस में भी ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की। तो ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस से ये क्लास जो था, ये क्लास ये 95% था। कितना था? 95। ये दोनों क्लास मिला के 5% होते थे। मतलब 100 में अगर 100 आदमी की पॉपुलेशन है तो 95 ऐसे कॉमनर से 5 ही लोग थे जो लाइफ ऑफ लग्जरी जी रहे थे और इनकी हालत ख़राब थी। तो इन लोगों को यूनाइट करने में जो फिलोसफर हैं वोल्टायर और रूसो का स्पेलिंग अलग से आप देख लीजिएगा, तो इन लोगों का भी बहुत हाथ है। इन लोगों ने इसको आइडियाज़ दिया, हिम्मत दिया, कहा कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, तुम इसके अगेंस्ट में, ये टायरेंट है, ये ऑपरेसर है, तुमको दबा रहा है, ये किंग इनसेंसिटिव है, उसके खिलाफ लिखना शुरू किया और लोगों को जगाना शुरू किया। तो राइटर्स का, फिलोसफर्स का हमेशा, स्पीकर्स का बहुत बड़ा रोल होता है लोगों को जगाने में, लोगों को स्ट्रेंथ देने में, लोगों की हिस्ट्री से पढ़ाने में कि देखो तुम्हारे साथ जो हो रहा गलत हो रहा, यू मस्ट राइज अगेंस्ट दिस। तो ये लोग जो है इसके खिलाफ बोलना शुरू हुए। कब बोलना? अब इनको मौका कब मिला? इनके अंदर तो रिसेंटमेंट था, पॉवर्टी के बाद इतनी पॉवर्टी आ गई फेमिन के बाद कि ये लोग पेरिस चले गए भाग भाग के। यहाँ से लोग, इस क्लास के बहुत सारे लोग पेरिस में जमा हो गए क्योंकि काम ही नहीं था, लोकल एरियाज़ में काम ही नहीं था। तो ये लोग पेरिस चले गए लेबर की तरह खटने के लिए। भूखे थे, प्यासे थे, काम नहीं था, बेरोजगार थे। तो एकदम बिल्कुल ये रिवोल्यूशनरीज़ के लिए एकदम तैयार माल था, समझिए कि जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके चल रहे थे उनको ये लोग मिले। तो ये लोग ऐसे ही गुस्सा में थे, बहुत रेस्ट कंडीशन से आ रहे थे, तो इनको बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरीज़ को सपोर्ट मिला इनका। तो ये एक क्लास है 95% पीपल का, इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये 5% लोग बहुत ऐश कर रहे हैं। ये क्लास इसके खिलाफ उठ गया, मतलब ये पिरामिड जो है उलट गया। यही हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इस पिरामिड को उलट दिया। दिस इज कॉल्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 5% क्लास सबको कंट्रोल कर रहा था, 95% ने बोला कि नहीं ठीक है अब ये चलेगा नहीं, तो इन्होंने उसको उलट दिया। इसी को बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये इसका ट्रिगर कहां से हुआ? तो आउटब्रेक जिसको बोलते हैं। ये फैला कैसे? तो हुआ ये कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इसका कॉफर खाली हो गया, फ्रांस का खजाना जो है खाली हो गया, हेवी डेप्थ में चला गया। हेवी डेप्थ मतलब होता है उधार। अमेरिकन वॉर में इतना पैसा खर्चा कर दिया कि बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब होता है, आप लोग पढ़ते हो ना उसमें, वो कैरम जो खेलते हो, कैरम, तो जिसका पैसा खत्म हो जाता है तो उसको क्या बोलते हो? फत्तो फकीर बन गया वो। तो यही हाल हो गया फ्रांस का। ये बैंकरप्ट का बहुत अच्छा है, आप पढ़ते हो उसको, फकीर हो गया वो। कॉलोनियल पावर था, हेवी डेप्थ में चला गया। अब इन लोगों ने बोला, इनको मशवरा दिया फ्रांस के किंग को, लुई 16 को, लोगों ने कि आप सारे स्टेट्स, ये जो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, सबके लोगों की मीटिंग बुलाइए। एक मीटिंग जब बुलाई गई तो फर्स्ट स्टेट वाले तो अय्याश थे, सेकेंड स्टेट वाले भी अय्याश थे, थर्ड स्टेट वाले, इनका 95% पॉपुलेशन था, ये लोग, इन्होंने इसको रिवोल्ट किया। इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन दो, एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। यहाँ 5 आदमी, उसका 1 आदमी है, यहाँ 10 आदमी, उसका 1 आदमी है, यहाँ पे 500 आदमी, उसका भी 1 आदमी रहेगा। अगर ये 5 आदमी पे 1 आदमी है, यहाँ 500 आदमी पे भी 50 आदमी होना चाहिए। इस मामले में तकरार हुई, इन्होंने एक अपना अलग से बना लिया, नेशनल असेंबली करके एक ग्रुप बना लिया। ये ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं नेशनल असेंबली, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी दिखा कि अब देश घिर गया है प्रॉब्लम में। अब इन्होंने मीटिंग बुलाया है कि डेप्थ में फंस गए हैं, उधार है, बैंकरप्ट हो गए हैं, पैसा नहीं है। नोबल्स को किंग ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग पैसा दीजिए ला के खजाने में। स्टेट को रिक्वेस्ट किया गया, इन्होंने अलग बना लिया कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा रहेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से करो, 1 आदमी 1 वोट, हर आदमी को वोट दे दो, वोटिंग राइट्स दे दो। ऐसा नहीं होगा कि एक ग्रुप का 1 होगा। तो इसमें अमीर लोग थे वो ज़्यादा रहते थे, गरीब लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। तो 1 वोट, 1 मैन 1 वोट का हंगामा शुरू किया इन्होंने नेशनल असेंबली वाले में। इनकी आबादी ज़्यादा थी, ये परेशान थे, ये भूखमरी के शिकार थे, ये बहुत सारे लोग गरीब गुरबा वहाँ शिफ्ट हो गए थे पेरिस में। तो इन लोगों ने शुरू किया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का जो प्रपोज़ल गया है 1789 में, तो उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। किंग उसके ख़िलाफ़ उसको परेशान करने लगा।
जो भी नेशनल असेंबली के लोग थे, जो बोलते थे, वोकल थे, जो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते थे, जो अपने राइट्स की बात करते थे, हंगर कम करने की बात करते थे, उन सबको किंग क्या करता था, एक प्रिजन में डाल देता था। बेस्टिले जो उसका प्रिजन था, मेन प्रिजन, वहां पे डिसेंटर्स को डाल देता था। ऐसे लोगों को डालते, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर। पॉलिटिकल प्रिजनर मतलब होता है कि कोई क्रिमिनल आदमी नहीं है। जेल में किसको डाला जाता है? चोर चौहार, जिसने कोई क्रिमिनल किया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी के साथ धोखा किया, ऐसे लोगों को जेल में डाला जाता है। लेकिन ये इन्होंने ऐसे लोगों को नहीं डाला। इन्होंने कैसे लोगों को डाला? जो बोलते थे कि गरीबों को खाना दो, जो बोलते थे कि फला चीज़ का दाम क्यों बढ़ा हुआ है, जो भी सरकार के खिलाफ बोला, ये लोग बोलते थे कि डिसेंटर है, इसको कहाँ डाल दो? बेस्टिले में डाल दो। तो बेस्टिले जो प्रिजन है, मेन सेंट्रल प्रिजन जो था वहाँ का, इट वॉज फिल्ड विद पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कोई भी क्रिमिनल आदमी नहीं, स्टूडेंट्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, ये कॉमनर्स थे बेचारे, जो अपने हक की आवाज़ उठाते थे। इन सब को, जो भी किंग का अपोज करता था, वो पूरा जेल को इन्होंने भर दिया। तो अब ये बेस्टिले में हुआ, नेशनल असेंबली को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दबाना शुरू कर दिया, अरेस्टिंग शुरू कर दी, और फिर उसके बाद कॉमनर्स जो है ये इन्होंने अपना ये एक और जगह जमा हुए और इन्होंने अपना ओथ लिया कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इस हिसाब से चलेगा। बहुत सारा उसके प्रोसेस आप उसको देखिएगा, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स। मोटा मोटी ये है कि ये लोग ऑर्गेनाइज होने लगे, ऑर्गेनाइज होकर एजिटेट करने लगे। इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया और इनके जो लीडर्स थे, इनके जो बोलने वाले थे, उनको जो हर सरकार करती है, उस सरकार ने भी किया, इस किंग ने भी किया, उन सबको जेल में डाल दिया। लेकिन अल्टीमेटली इनका सब्र टूट गया और दे वर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय वोल्टायर एंड रूसो को पढ़ रहे थे लोग, तो इनको और एनर्जी मिल रही थी कॉमनर्स को कि इस बार इस किंग को हटा देना है, ये ऐसे चलेगा नहीं नोबल्स का। 5% लोग 95% को लूट कर रूल नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों ने फाइनली एक दिन ये सारे पेरिस में जमा हुए और धीरे धीरे ये लोग प्रिजन की तरफ बढ़े और बेस्टिले को इन्होंने तोड़ दिया, वॉल प्रिजन का, और जितने भी इनके प्रिजनर्स थे, इनके जो वॉइस थी, इनकी जो आवाज़ थी, उनको बाहर निकाला। दैट इज कॉल्ड द ट्रिगर ऑफ द या स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वहीं से वो जो भीड़ निकली है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, उसके बाद उन्होंने ये जो 5% में नोबल्स थे, क्लर्जी था, किंग था, सबको मारना शुरू किया दौड़ा दौड़ा के। एंड दे किल्ड मोस्ट ऑफ देम वर most and many of them were killed by the revolutionaries। ये कॉमनर्स ने इनको मार दिया और इन्होंने अपना जब मारा तो ये सिस्टम, ये पिरामिड जो मैंने कहा ना, इन्वर्ट हो गया। अब पावर में आ गए, ये इनको खत्म कर दिया इन्होंने। जब ये पावर में आ गए तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो इन्होंने 3 दिया था क्राई, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। 3 बात की बात करते थे कि ये 3 चीज़ होगा, हमारा जो कंट्री बनाएंगे हम, इसको हटाकर, ये नोबल्स वगैरह को हटा के हम इस 3 चीज़ पे बात करें। इंडिविजुअल लिबर्टी होगी, लोगों को राइट्स होगा, हर आदमी बराबर होगा, वो अमीर है, वो गरीब है, वो किसी भी कलर का है, अगर इस स्टेट में रहता है, इसके जोग्राफिकल लोकेशन में, तो उसको सेम राइट्स मिलेगा, उस पर सेम लॉ लगेगा और कोई भी झगड़ा लड़ाने की बात नहीं करेगा। फ्रेटर्निटी 3 वर्ड था जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद दुनिया में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना मॉडर्न वर्ल्ड में, दे वर इंस्पायर्ड बाय दीज 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड उसमें लिखा हुआ है, रिटन है, हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है। जितने भी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ में आप जाएंगे मॉडर्न वर्ल्ड में, उसमें ये 3 वर्ड किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। ये 3 वर्ड यहाँ पे था। वहाँ पे था आपको नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो ये कॉलोनी के अगेंस्ट में था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, मदर कंट्री के अगेंस्ट में, इंपीरियलिस्टिक पावर के अगेंस्ट में। यहाँ पर था कि जो भी सरकार बनेगी, हमारे लोगों की सरकार बने, लेकिन वो इन 3 पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल रिवॉल्यूशनरीज बने और उन्होंने यहाँ पे सरकार संभाला। इनके ख़त्म होने के बाद इन्होंने सरकार संभाला और सरकार संभाला, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ एंड दे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे फ्रांस के, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और इन लोगों ने गवर्नेंस स्टार्ट किया। ठीक है ना, ये भी अमेरिका से इंस्पायर्ड हुए और इन्होंने भी डेमोक्रेसी सिस्टम चुना, डेमोक्रेटिक सुना, रिपब्लिक की बात थोड़ी सी आई इनके अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन आया इनका भी, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिबर्टी वगैरह की बात हुई, लिबर्टी, फ्रीडम एंड ऑल दैट।
तो ये गवर्नेंस के लिए ये ग्रुप आया। लेकिन ये ग्रुप जो है इस रिवॉल्यूशन तो अच्छा लाया, लड़ा भी अच्छा ये, इसने पुराने सिस्टम को तोड़ के भी रख दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इनको गवर्नेंस नहीं आता था। ये फ्रांस को ठीक से गवर्न नहीं कर पाए। गवर्नेंस आना चाहिए। आपने करप्शन रोक दिया, लेकिन आप सिस्टम को रोक नहीं सकते हैं, मतलब आपको प्रोवाइड करना होगा चीज़ों का, आप जिस सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना होगा। तो ये लोग, इन लोगों ने क्वेश्चंस बहुत अच्छा किया, इन लोगों ने सिस्टम को ओवरथ्रो करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया, सोसाइटी को अवेकन किया और पूरा सोसाइटी पिरामिड को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आई, जब सरकार चलाने की बात आई, जब इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात आई, वहाँ पे ये बुरी तरह से फेल हो गए। जब वहाँ फेल हो गए तब यहाँ पे एंट्री होती है नेपोलियन की, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के बारे में आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि ये एक्चुअली में ओरिजिनल फ्रेंच नहीं था, कॉर्सिका में पैदा हुआ था, आइलैंड में, एंड शॉर्ट एंड स्टाउट मैन था, शॉर्ट एंड स्टाउट था, गट्टू था, और ओरिजिनल फ्रेंच की तरह दिखता भी नहीं था। इसका एक्सेंट भी, फ्रेंच बोलने का स्टाइल भी जो था ना, वो लोकल फ्रेंच लोगों के जैसा नहीं था। तो क्लास में इसको बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता था, बहुत चिढ़ाते थे लोग इसके चक्कर में। ये क्योंकि सोल्जर बनना चाहता था, इसलिए रोता नहीं था, तो ये क्या करता था कि किताबें खूब पढ़ना शुरू किया। तो ही रेड ऑल द बुक्स, नॉवेल्स, स्टोरीज, हिस्ट्री की बुक, फिलोसफी की बुक, बहुत ही वेल रेड आदमी था, बहुत पढ़ा। और पढ़ने के बाद ये बाद में मिलिट्री एकेडमी में गया, स्कूल सोल्जर बना, तो बहुत वेल रिड था और बहुत सोल्जर है तो बहुत बहादुर था। तो ये जो है बंदा, ये रिवॉल्यूशन से अलग था। इसके अब्बा जो हैं किंग के लिए काम करते थे, तो इसको मौका मिला फ्रांस में पढ़ाई करने का, एंड ही वॉज एन एम्बिशियस मैन। ये चाहता था कि मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन किंग वाले सिस्टम में इसको लगता था कि मैं नोबल्स तो कभी नहीं बन पाऊँगा, मैं तो फ्रांस का ओरिजिनल दिखता भी नहीं हूँ ठीक से, प्लस नोबल का 5% क्लास में किसी कॉमनर का घुसना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसको लगता था कि इस सोसाइटी में मेरे लिए, तो जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें कोई मौका नहीं है, हम ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जब रिवॉल्यूशन आया तो उसको लगा कि नहीं, ये जो सिस्टम नया बनेगा, इसमें मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी के लिए, मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी के लिए इसने अपने बारे में सोचा, इसमें नया मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी फेमस हो चुका था मिलिट्रली। जब देखा कि यहाँ गवर्नेंस फेल हो रहा है, तब इसने आर्मी की मदद से यहाँ की सरकार को ओवरथ्रो किया, एंड ही बिकेम द, पहले तो रूलर बना इसने, फिर बाद में एम्पेरर ऑफ फ्रांस, एम्पेरर बना। इसने ये जो प्रॉमिस था लिबर्टी वगैरह का, बहुत सारे चीज़ का, इंडिविजुअल फ्रीडम्स का, और फ्रांस के लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी का, जो गुर्बत थी, हंगर था, उससे खात्मे का, इसने बहुत सारा काम किया उसमें। ग्रेजुअली वो इतना एम्बिशियस था कि वो बाहर निकला, बहुत सारे यूरोप के एरियाज़ पे कब्जा किया। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल्स, बहुत बड़ा मिलिट्री जनरल माना जाता है इसको, कि नए तरह से लड़ाई लड़ता था ये। तो ये इसने लड़ाई लड़ा, फिर यूरोप में काफ़ी पावरफुल हो गया, टेरर ऑफ यूरोप हो गया, और बाद में इसने कुछ मिस स्टेप्स लिए। तो ब्रिटेन इनके खिलाफ हमेशा लगा रहा, ब्रिटेन की जो ख़ानदानी दुश्मनी थी वो चलती रही। अल्टीमेटली बैटल ऑफ वाटरलू में ही वॉज डिफीटेड। तो ये इस तरह से नेपोलियन ने, आप कहिएगा कि नेपोलियन ठीक है हार गया बाद में, लेकिन फ्रांस को रिवॉल्यूशन के बाद स्टेबल बनाने में नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ है। फ्रांस को इस ट्रैक पे लाने में नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ है। आउट ऑफ ट्रैक जा रहा था वो, तो देन ही वॉज डिफीटेड। उसके बाद दूसरे लोग आए फ्रांस में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का क्या क्या पॉइंट्स था कि उसमें एक नया कंट्री मिला, डेमोक्रेसी मिला, रिपब्लिक मिला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिला, और बाकी लोगों को हिम्मत मिला, हौसला मिला कि इम्पेरियलिस्टिक पावर्स जो हैं उसके ख़िलाफ़ हम उठ सकते हैं। इंडिया के लोगों को हौसला मिला और दूसरे जगहों के लोगों को हौसला मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसमें आप इम्पैक्ट देखिएगा इसका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट। उसमें सबसे पहले तो सोसाइटी का जो सिस्टम था, पिरामिड जिसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, स्टेट सिस्टम, ये ख़त्म हो गया। ओके, दूसरा आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट कि ये जो 95% लोग हैं, जो कॉमनर्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास, और आजकल हमारे यहाँ बोलते हैं आम आदमी, मैंगो पीपल, ये उसके बाद जो 95% के लोग हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं, 95% ही होंगे, ये डिसाइडिंग क्लास बन गया। गवर्नेंस में पहले इसका कोई रोल नहीं होता था, गवर्नेंस में, पॉलिटिक्स में, ओपिनियन में इसका कोई रोल नहीं होता था, काम करता था ये बस। लेकिन अब ये डिसाइडिंग क्लास हो गया, पहली बार मिडिल क्लास ऊपर आ गया, इट बिकेम द डिसाइडिंग क्लास। आप समझ सकते हैं कि रूलिंग क्लास ये सरकार के पॉलिसीज़ को चेंज करने लगा, प्रेशर डालने लगा, इसका एक फोर्स बन गया, इसकी एक ताकत बन गई। तो पूरी दुनिया में बाद में मिडिल क्लास जो उभरा, हम लोग भी एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं,
तो ये पूरा क्लास जो है ओपिनियन को, पॉलिटी को, सोसाइटी को, कल्चर को अपने हिसाब से इसने इम्पैक्ट करना शुरू किया। पहले जो था वो टॉप क्लास करता था इम्पैक्ट, अब वो आ गया है मिडिल क्लास। टॉप क्लास जो है मिडिल क्लास को लेकर चलने लगा, इसके अगेंस्ट में नहीं हो गया, उसको लेकर चलना उसकी मजबूरी हो गई। अभी भी देखिएगा बहुत सारे डिसीजन सरकार लेती है, वो मिडिल क्लास, भले ही वो लोअर क्लास के खिलाफ चलाया जाता है, लेकिन मिडिल क्लास को देख कर लेती है। तो ये पहली बार हुआ था, इसका मेजर इम्पैक्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। उसके बाद एक इम्पैक्ट है कि नेशनलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, पहले रीजन का कॉन्सेप्ट था, बिहारी, बंगाली, ये एज अ नेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया, मतलब हम अपने आप को जुड़ा महसूस कर रहे हैं केरला वाले से, जबकि कुछ भी, मेरे खाने का स्टाइल अलग है, कपड़ा पहनने का स्टाइल अलग है, मैं वो क्या बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। जब वो हंसते हैं तब मैं समझता हूँ कि हाँ ही इज़ हैप्पी, रोते हैं तो मैं रोता हूँ तो वो समझते हैं कि वो इज़ सैड, बट वो बोलते क्या है, आई डो नॉट अंडरस्टैंड देयर डायलेक्ट। तो इतना डिफरेंसेस है हम में, लेकिन मैं उसको अपने आप को उससे कनेक्टेड फील करता हूँ, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सेम कंट्री, सेम नेशन। तो ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, ये जो बाउंडेशन है, मैं उससे फील कर रहा हूँ अपने आप का कनेक्टिविटी। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया, जोग्राफिकल लोकेशन में जो लोग रह रहे हैं दे शुड फील कनेक्टेड। और उसके बाद एक आया डेमोक्रेसी। तो अमेरिका में डेमोक्रेसी आ गई थी, यूरोप में पहली डेमोक्रेसी जो आई है वो फ्रांस में आई है। तो फ्रांस में आपको, यूरोप में पहली बार डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस किया फ्रांस में। और फिर क्योंकि यूरोप कॉलोनीज़ के लोग जाते थे, इंडियंस जाते थे पढ़ने के लिए, महात्मा गांधी गए, बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए, वहाँ पे जब फ्रांस ने डेमोक्रेसी को देखा तो इन्होंने भी डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड किया। तो आप देखिएगा कॉलोनीज़ जितनी भी उसके बाद इंडिपेंडेंट हुई, मैक्सिमम ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। इसमें फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है। तो पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी फैली है उसमें आप देखिए, क्योंकि सब लोग यूरोपियन कॉलोनीज़ में थे, 90% जो एशिया अफ्रीका के लोग हैं, तो इन्होंने फ्रांस के डेमोक्रेसी को क्लोजली देखा। इनका जो इलीट्स वहाँ पढ़ने गया, वर्किंग पीपल के लोग वहाँ पढ़ने गए, तो उन्होंने देखा एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है विच इज़ एक्चुअली फंक्शनिंग। तो यहाँ से इनको आइडिया मिला कि हम भी अपने कंट्री में ऐसा कर सकते हैं। अमेरिका तो काफ़ी दूर था, वो इन्होंने देखा नहीं था, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने से ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ डेमोक्रेसी। उसके बाद एक अमेरिका, 3 वर्ड्स था इसमें, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये 3 वर्ड्स बाकी लोगों को भी समझ में आने लगा। तो बाकी लोग भी, जब अब नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होने लगी, आज़ादी की बात होने लगी, वोटिंग राइट्स की बात होने लगी, ये सारी बात होने लगी। यहाँ से मिला, फ्रांस से इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, विच वॉज इन टर्न इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन रिवॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट। उसके बाद एक चीज़ मिला कि खजाना जो है, क्योंकि यहाँ फ्रांस का खजाना खाली हो गया था, क्योंकि नोबल क्लास जो था, रूलिंग क्लास था, वो सारा खजाना खाली कर देता था, सरकारी कॉफर, लग्जरियस लाइफ में जीता था। एक कॉन्सेप्ट नया आया कि पब्लिक का जो मनी है, ये जो सरकारी खजाना है, इट इज़ पब्लिक मनी, इसीलिए इसको पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए, इसको सरकार के लोगों के ऐश के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। लोगों के दिमाग में एक बात आई, पब्लिक मनी शुड बी यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। उसके आगे आप देखेंगे नेपोलियन का राइज है एक रूलर का। तो ये बेसिक आप देखेंगे तो फ्यूडल सिस्टम, एक समाज का एक नया सिस्टम मिला है जिसमें रूलिंग क्लास जो इन्वर्ट हो गया है, मिडिल क्लास अब ऊपर आ गया है। और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, लोगों ने सुना था लेकिन देखा लोगों ने, तो इससे ही दूसरे कॉलोनीज़ में भी फैला। लिबर्टी, अब जहाँ पे भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इंडिविजुअल राइट्स, आज़ादी, फ्रेटर्निटी की बात होने लगी, लोगों के जहन में आने लगा कि ऑल मेन आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं, सबके साथ बराबरी से बर्ताव होना चाहिए। और उसके बाद आया कि पब्लिक मनी इज़ फॉर पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक वेलफेयर, नॉट फॉर द लग्जरी ऑफ द इलेक्टेड वंस या चूजन वंस, जो रूल किंग बनते हैं या जो मिनिस्टर्स बनते हैं, उनके ऐश के लिए पब्लिक टैक्स में पैसा नहीं देती है। इट इज़ फॉर द पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर मतलब रोड बने, हॉस्पिटल्स बने, अच्छे स्कूल्स बने, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बने, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। तो इसको, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और यही उसका इम्पैक्ट है मॉडर्न वर्ल्ड पे। तो आप देखेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो पूरा फ्लो चला आ रहा था, रेनेसां, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, उस पर एक तरह का ब्रेक लगाया है, उसको एक तरह से डायरेक्शन दिया है इसने, एक तरह से डायरेक्ट कर दिया और उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी की बात आ गई। और अब जहाँ पे भी सरकार बनी है, इंडिया में भी आप देखिएगा तो इसी सारे इश्यूज़ पे, इसी सारे टर्म से हमारी गवर्नमेंट से अभी भी चल रही है और इसी सारे इश्यूज़ पे हम अपना पॉइंट्स रेस करते हैं, हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं। तो लेट्स कीप इट हियर।
थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर अमेरिकन सिविल वॉर।